एक सुनसान घर, एक अकेला लड़का और कुछ रहस्यमयी आवाजें। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। आज हम इस कहानी की परतों को खोलकर देखेंगे और जानेंगे कि डर का ये खौफनाक जादू आखिर बुना कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के सबसे सबसे ज्यादा डरावने हिस्से से, जो कहानी का क्लाइमैक्स है। लेकिन ये तस्वीर देखते ही एक सवाल मन में आता है, आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? इस एक पल की दहशत को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा कहानी की शुरुआत में, जहां हर छोटी सी घटना डर की इस इमारत की नींव रखती है। देखिए, हर बेहतरीन डरावनी कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल ही सामान्य माहौल से होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब कुछ भी अजीब हो तो उसका असर और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगे। ये एक तरह की कला है। पहले आपको सहज महसूस कराओ और फिर अचानक उस सुरक्षा के एहसास को तोड़ दो। तो सीन कुछ ऐसा है। एक छोटा लड़का नीलेश घर पे बिल्कुल अकेला है। उसके माता पिता कहीं बाहर पार्टी में गए हैं और वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, बस टीवी देख रहा है और अंगूर खा रहा है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है और यही बात आने वाले डर को और असरदार बनाती है। और यहीं उस सुरक्षा के एहसास में पहली दरार पड़ती है। एक ऐसी आवाज जो डराती तो है पर कल्पना पर ज्यादा असर करती है, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो अक्सर वही होता है जिसे हम देख नहीं पाते। और यहां कहानीकार एक बहुत ही कमाल की चीज करता है। जो सुना गया और जो देखा गया, उसके बीच एक जानबूझकर फासला बना दिया जाता है। उसे प्लेटों के गिरने की जोरदार आवाज तो आई, पर जब वो देखने गया तो सारी प्लेटें अपनी जगह पर थीं। यही कहानी की पहली असली पहेली है, जो नीलेश के साथ साथ हमें भी शक में डाल देती है। कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि अब डर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाता है। तनाव को लगातार बढ़ाने के लिए हर घटना को बहुत सावधानी से एक के ऊपर एक रखा जाता है। जरा डर के बढ़ने का तरीका देखिए। पहले सिर्फ आवाज आई प्लेटों के गिरने की, फिर रसोई की लाइट अपने आप जल गई, उसके बाद कांच टूटने की आवाज आई और फिर टीवी ही बंद हो गया। हर घटना पिछली से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा निजी होती जा रही है। मतलब अब खतरा सिर्फ नीलेश की कल्पना में नहीं है, अब ये असली लग रहा है, जिसके ठोस सबूत दिखाई दे रहे हैं। और यही चीज इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है। यहां इस्तेमाल की गई भाषा पर गौर कीजिए। आवाज सिर्फ जोरदार नहीं है, ये तीखी और भयानक है। ये शब्द हमें सीधे उसी कमरे में नीलेश के साथ खड़ा कर देते हैं, हमें उसके डर को महसूस करने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए अब वापस कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी घटनाएं उस एक रोंगटे खड़े कर देने वाले पल तक कैसे ले जाती हैं। कहानी उस पहली आवाज को वापस लाती है, लेकिन इस बार ये किसी बहुत बुरी चीज की आहट जैसी लगती है। ये एक पैटर्न है और इस बार हम जानते हैं कि बात सिर्फ आवाज पर खत्म नहीं होगी। और फिर एक ठहराव, एक खामोशी, बस ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि कुछ भयानक होने वाला है। जिस पल का डर था वो आ गया है। और ये रही पुष्टि, एक अलौकिक शक्ति की मौजूदगी, जो इसलिए और भी ज्यादा डरावनी है क्योंकि यह व्यक्तिगत है। यह सीधे नीलेश की तरफ देख रही है। अब ये कोई अनजानी ताकत नहीं, बल्कि एक सीधा खतरा है। डर सिर्फ भूत के दिखने पर खत्म नहीं होता, वो उसका पीछा करता है। उसकी आखिरी सुरक्षित जगह उसके बेडरूम तक आ जाता है। वो बिस्तर के नीचे छिपता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई बिस्तर पर आकर बैठ गया है। और फिर उसे भारी कदमों की आहट सुनाई देती है, जो उसी की तरफ बढ़ रही है। डर अपनी चरम सीमा पर है। ऐसा लगता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी जब तनाव असहनीय हो जाता है, कहानी अचानक एक मोड़ लेती है। उसके माता पिता का आना उसे बचा तो लेता है, वो उस पल के खतरे से बाहर आ जाता है। लेकिन कहानी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये रहस्य को सुलझाती नहीं है। और यही चीज हमें कहानी के शानदार निष्कर्ष पर लाती है, जो इस बात को समझती है कि जो हम नहीं जानते वो अक्सर उससे कहीं ज्यादा डरावना होता है जो हम जानते हैं। तो बात यह है कि नीलेश अपने परिवार के साथ सुरक्षित तो हो जाता है, लेकिन कहानी का असली असर हम पर होता है। हमें बिना किसी जवाब के उस बेचैनी के साथ छोड़ दिया जाता है। आखिर दीवार पर वो भूत कौन था? वो प्लेटें बार बार क्यों गिर रही थीं? और वो कांच कैसे गिरा? हमें इन सवालों के साथ छोड़कर कहानी ये पक्का करती है कि ये खौफ सिर्फ पन्नों पर खत्म ना हो, बल्कि हमारी अपनी कल्पना में हमेशा के लिए जिंदा रहे।